गाना सुनाऊंगा, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। इनको ठुड्डे लगेंगे, जूते पड़ेंगे इंशाअल्लाह, और इनकी वो जिल्लत होगी, मैं अपनी आंखों से इनका अंजाम देख रहा हूं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जमात चली गई। लानत फेंकता हूं मॉडल टाउन के कातलों पे, और इमरान खान इस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, शादी उम्रे की तरफ मार्च करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कल वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के साथ जो कुछ सियालकोट में हुआ, ऐसी ही तारीख आज लाहौर में दोहराई गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पर जामिया नईमिया में के अंदर, एक मदरसे के अंदर जहां इस्लाम की तरबियत दी जाती है, जहां इखलाक सिखाया जाता है, वहां जूता फेंका गया। और ये अफसोसनाक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर भी एक शख्स ने इमरान खान साहब पर जूता मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। माजी में भी इस किस्म के वाक़यात हुए। अहमद रज़ा कसूरी के चेहरे पर स्याही फेंकी गई। उसके साथ साथ डॉक्टर शेर अख्तर नियाजी को भी लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, वो भी हमारे सामने है। ये तारीख के सारे वाक़यात अगर आप मुड़कर देखें तो आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक सियासी जमात खुश होती रही और दूसरी उसका निशाना बनती रही। आज मुस्लिम लीग नवाज के लोग निशाने पे हैं तो शायद दूसरे लोग दबे लफ्जों में खुश हो रहे होंगे, लेकिन मजम्मत जरूर कर रहे हैं। और जब मजम्मत करते हैं उसके साथ अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद पड़ता है जब एहसन इकबाल पर जूता फेंका गया तो जो मजम्मत की गई उसके साथ साथ अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि अब सियासी कायदीन को इनकी कारकर्दगी ऐसी है, इनको अवामी इत्तेमाद में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आग बढ़ती दिखाई दी तो मैं समझता हूँ आज शायद जो मजम्मत की गई वो बहुत ज़्यादा बढ़कर की गई। लेकिन अगर माजी में इस किस्म के वाक़यात पर हम खुलकर इजहार करते, खुलकर अपनी बात करते और सियासी कायदीन अपनी सारी नफरतों को, मुखालफतों को साइड पर रखकर एक मौक़िफ़ अपनाते तो शायद इस किस्म के वाक़यात हमें आज ना देखने पड़ते। आज को प्रोग्राम इसी बात पे मैंने सोचा था कि हम इस पे बात करेंगे कि आखिर हमारी तरबियत में कहाँ फुकदान है। आखिर इस्लाम के नाम लेवा, बारिश अफराद और मजहब की बात करने वाले वो ऐसे इकदाम क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ वो सियासी कारकुन जो एक दूसरे के साथ मुखालफत के इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने मुखालिफ कायदीन पर जूते मारने पर उतर आते हैं या उनकी तज़हीक करने को अपने लिए बायस से इज्जत समझते हैं। आखिर ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसमें भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। कसूर किसका है? क्या सियासतदानों की उस जुबान का जो मैंने अभी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक सुनाई कि जब सियासी कायदीन खड़े होकर स्टेज पर इस बात का ऐलान करेंगे कि निकलो, लाठियाँ लेकर निकलो और घरों को आग लगा दो, जला दो, क्या इसी से कारकुन मुतहरक होते हैं? क्या इसी से कारकुन ये ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जिसके नतीजे में वो अपनी हदूद क्रॉस कर जाते हैं? या कसूर उन कारकुनों का है जिनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि सियासी कायदीन मुखालफत करते हैं एक जमात के साथ, फिर कुछ ही अरसे बाद दूसरी जमात में जाके शामिल हो जाते हैं। ये सारी नफरतें पैदा करने का नुकसान आखिर किसे होता है? आज जिस कारकुन ने भी ये हरकत की, जिसने भी ये जूता फेंकने की कोशिश की, उसको बाद में मार पड़ी, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको क्या मिला क्या आखिर इस वाक़े से? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। लेकिन साथ साथ जो आज एक अहम ऐलान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादक संजरानी को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया, बलूचिस्तान से आज़ाद ग्रुप के उम्मीदवार। साथ ही अपने डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मानवीवाला को अपना उम्मीदवार बना दिया। क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इस एक पैनल पे लाने के लिए किसी और का भी किरदार है? इसमें भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी है, तज़कियाकार हैं। अंसार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद होंगे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार हैं। हफीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ अंसार अब्बासी साहब आपसे करते हैं। एक जामिया नेमिया के अंदर इस किस्म का वाक़या हुआ। अक्सर ये कहा जाता है कि इस्लाम पुरअमन दीन है और हम समझते भी हैं कि इस्लाम लोगों को बर्दाश्त सिखाता है, इस्लाम लोगों के अंदर रवादारी सिखाता है। मजहबी कारकुन मुतशद्दद हो जाएं और इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हों, क्या वजह क्या है? क्यों आपको नज़र आता है कि कारकुन इस तरीके से आगे बढ़ के सियासी कायदीन के खिलाफ इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आज हुआ या जो कल हुआ या जो इस तरह के वाक़यात होते हैं।
इससे एक तरफ तो हमें ये बात साबित होती है कि हमारी सियासत विद एवरी पासिंग डे गंदी से गंदी होती जा रही है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन जहाँ तक देखें, जो आपने एक बात तरबियत की बात की, तो देखें एक तो चलें पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर एक्सट्रीम किस्म की आइसोलेशन होती है, एक्सट्रीम किस्म की डिवीजन्स होती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। लेकिन जो तरबियत की बात की आपने, तो देखें जब इस किस्म के रुझानात और बहुत ही सख्त किस्म की बातें और बहुत ही बल्कि मैं कहूँगा एट टाइम्स घटिया किस्म की बातें पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से की जाएंगी और एक दूसरे के मुतालिक की जाएंगी, तो मुझे बताएं कि उसका मैसेज किस किस्म का जो आपकी जो फॉलोइंग होगी, जो फॉलोअर्स होंगे, उनमें किस किस्म का मैसेज जाएगा। और फिर इससे भी एक अहम बात, जब आपने तरबियत की बात की ना, देखें हम जब इस किस्म के मसाइल होते हैं तो हम मीडिया में जो बैठे लोग होते हैं, या मीडिया जो है बेसिकली उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके तो बहुत से रीज़न तलाश करता है कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर किसी को हीरो और किसी को विलन बनाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन मामलात में जहां हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिशियन का कसूर है, और डेफिनेटली है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कसूर इस मीडिया का है, जो कि इस किस्म के मामलात को रेटिंग्स उनके लिए लेता है, चस्के लिए जाते हैं। और फिर देखें, हमने जिस किस्म की जर्नलिज्म, मैंने, आपने, इफ्तिखार साहब ने या नज़ीर साहब से पूछ रहे हैं, देखें जर्नलिज्म ने तो हमने ये सीखा था कि आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते। जर्नलिज्म में हमने ये सीखा कि इनडिसेंट लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गालम गलोच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर चीज़ लाइव चलती है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, ये गालम गलोच, हर किस्म का गंद, हर किस्म की बेहुदा बात लाइव चलाई जाती है। और जो इनको छोड़ दें पॉलिटिशियंस को, जो कसर रह जाती है वो टॉक शोज़ के अंदर पूरी होती है, और हर किस्म की। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को ऐसे मामलात को बेसिकली जो कि नफरत फैलाएं, जो इंसाइटमेंट फैलाएं, जो इस किस्म की बात हो, उनको बेसिकली आपको खुद सेंसर करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो फ्री फॉर ऑल है, लाइसेंस टू किल दे दिया गया है, तो इसमें हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंसार अब्बास साहब, आपने मीडिया की जिम्मेदारी की बात की, आपको याद होगा अरबाब रहीम साहब के साथ जब इस किस्म का वाकया पेश आया था, मीडिया में कार्टून बनाए गए, मीडिया में जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया, आप क्या समझते हैं कि सारी सूरत हाल को बिगाड़ने में मीडिया का हाथ नहीं है? मीडिया इस वाकयात को, चलें आज तो कंडेम कर रहा है, लेकिन माजी में ऐसे वाकयात को ग्लैमराइज किया जाता रहा है। देखें, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हम इसका बहुत बड़ा कसूर है। और जब हम कहता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ज़्यादा मेरा एम्फसिस है कि एज अगेंस्ट प्रिंट मीडिया, ये जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने तो तबाह व बर्बादी करके रख दिया इस मुआशरे की। और आप तरबियत की बात कर रहे हैं, तरबियत तो ये क्या, तरबियत तो ये जो कुछ मोरालिटी हमारे इस मुआशरे में है, किसी भी किस्म की मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, यकीन जानिए कि उस मोरालिटी को ख़त्म किया जा रहा है जिस तरीके के साथ, और उसमें सबसे बड़ा किरदार इस मीडिया का है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमें ज़रूर देखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि जलसों में ये कहा जाता है कि हमने अगर थूका इस जलसे ने तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इस जलसे में अगर पेशाब किया जलसे के लोगों ने तो पता नहीं सैलाब आ जाएगा। ऐसी बातें लाइव सुनाई जाती हैं। तो मुझे बताएं, इसमें हमारा कसूर नहीं है कि हम किस किस्म की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खार साहब, जो अंसार अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि मीडिया का काम है इन चीज़ों को हाईलाइट ना करे, लाइव ना दिखाए, लेकिन जब स्पीचेस हो रही हैं, सियासी कायदीन तकरीर कर रहे हैं, बराह रास्त तो दिखाई जा रही है, उसमें जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव है, क्या आप समझते हैं मीडिया की जिम्मेदारी है या सियासतदान की जिम्मेदारी? देखिए, बात सुनो, आप सियासतदानों के पीछे पड़ गए हो। पिछले दिनों एक गैर सियासी आदमी बैठा रहा वहाँ पे फैजाबाद के बाहर, और जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता रहा, और वो लैंग्वेज आप लाइव दिखाते रहे। जूता मारने वाले भी वैसे उन्हीं के फॉलोअर। जी हाँ, इसलिए जो लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल हुई, यानी कि हैरान कुन बात है कि एक आलम दीन से, एक ऐसे शख्स से जो दीन को पढ़ाता है और दीन की तबलीग करता है, वो जिन ख्यालात का इजहार कर रहा था और हम मीडिया वाले उनको चला रहे थे, तो क्या उस आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और ये दोनों वाक़यात जो हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि दोनों वाक़यात उन्हीं दोस्तों के चाहने वालों की तरफ से हुए हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। ये तो सियासी नज़रियात के तसादम से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। आप सियासी नज़रियात को तो शायद एक इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जो नज़रिया उन्होंने दिया है सड़क पे बैठ के,
और जिनको फ़ौज ने जाके उनसे एक मुआहदा करके कंप्रोमाइज़ करके उस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की, ये नौजवान तो उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने, यहाँ आपने किसी ने कहा कि उनको मार पड़गी, वो तो अपनी जान दे सकते हैं। जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका यकीन है और जो उनकी सोच है, जो उनकी फ़िक्र है, वो तो इस मकसद के लिए अपनी जान के अपने माँ बाप की जान दे सकते हैं, अपना ख़ानदान कुर्बान करवा सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए मीडिया को भी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंसार कर रहे हैं, मीडिया को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर हम चंद इश्तिहारों की खातिर खासा मीडिया क्या करे अगर एक लाइव स्पीच चल रही है, लाइव स्पीच कट करे। आप जो हम सारे बैठे हैं, ऐसे तो नहीं कि वहाँ पे चल रही है और कोई रास्ते में देख नहीं रहा। आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, अंसार अब्बासी बैठा है, जो लोग सीनियर पोस्टों पे बैठे हैं, जो इतनी बड़ी तनख्वाहें लाखों रुपए ले रहे हैं, उनका काम है कि चीज़ों को मैनेज करें। और ये नहीं कि आप हर वक्त खौफजदा रहें कि फलाने टीवी ने ये दिखा दिया तो आपने ज़रूर उस टीवी की नकल करनी है और ये चलाना है। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। एक आपको एहसास नहीं होता गाली क्या है, आपको एहसास नहीं थ्रेट क्या है, आपको पता ही लगता कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो अभी आपने शुरू में दिखाए हैं, इसमें एक ऐसा भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, उस लफ्ज़ की खातिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी जान देनी पड़ेगी। इन्हें मुल्तान के स्टेशन पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मूंछों के कस्में बनवाऊंगा, नतीजे में उनको जान देनी पड़ेगी। तो सवाल है कि हमारा भी तो कोई रोल है, ये नहीं है। ये जो एडिटर का रोल था, देखिए अखबार की कापी जाती है 2:30 बजे, आप जैसे मुझे जैसे जो लोग थे वो बैठ के एक एक चीज को चेक करते थे, फिर कापी जाती थी। यहाँ पे तो कापी जा ही नहीं रही, आप मैं जो बोल रहा हूँ लाइव जा रहा है, जो आप बोल रहे हैं लाइव जा रहा है। अभी मैं और आप जो चाहे ऐलान कर दें, वो सुनने वाले देख के उसको यकीन कर लेंगे। तो ये डेंजरस है। आपके एंकर्स कहते हैं, एक एंकर कहते हैं बदमाशिया नहीं चलेगी, बदमाशिया को मैं लगाम दूंगा। कौन बदमाशिया कौन है? ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं? नो मत करें। देखिए ये क्यों हो गया, उसको रेटिंग मिलती होगी ना, उसके मालिक उसके पैसे बढ़ाते होंगे, उसको एक अच्छी गाड़ी दे देंगे। और आप पहले उसको बेचारा मोटरसाइकिल पे आता था, फिर उसके पास सुजुकी कार आई, फिर आई, और आज उसको बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। और मुमकिन है कि वो ऐसी अचीवमेंट कर जाए, उस दिन उसके प्रोग्राम की रेटिंग कंपैरेटिवली जो सुबह आए रिजल्ट आए तो पता लगा कि उसने तो रेटिंग में सबको मारा है। तो अगर वो मालिक से कुछ और भी मांगे तो मालिक देगा। तबाही की वजह यही हो रही है। हमारे तमाम असूल जो हम पढ़ के आए थे, जो खुद हमने प्रिंट मीडिया में सीखे, ठीक प्रिंट मीडिया में सीखे, हम उन पे भी अमल नहीं कर रहे। तो फिर नतीजा क्या होगा? देखो, दिस इज अ डेंजरस गेम। ये तबाही देखो, आज इलेक्शन से हम 6 महीने दूर हैं। ये 2 वाकयात जो हुए हैं, ये शर्मनाक तो लफ्ज़ कम है, हम मुल्क में तबाही फैला देंगे। मतलब आप चाहते हो कि जो शख्स जलसे में आप पर जूता मार सकता है, वो आप पर चाकू भी मार सकता है, जो आप पर पानी फेंक सकता है, वो आप पर तेजाब भी फेंक सकता है। हम किधर जा रहे हैं? ठीक है। हफीजुल्लाह न्यारी साहब, कौन जिम्मेदार, लीडर्स या मीडिया? अगर हम बात करें लीडर्स की जबान की, तो आज आपने देखा, आज ही जब हम इसकी मजम्मत कर रहे थे इस वाकये की, उसके साथ साथ एक सियासी लीडर को मूंछों से पकड़ के जेल में डालने की बात कर रहे थे। मलिक साहब, आज का दिन जो है वो तो एक, जिसको कहना चाहिए कि आप एक चीज़ अरसे से कोई चीज़ बीजते हैं, फिर उसकी आप यारी करते हैं, वो फलती फूलती है। अब ये फल है पके पकाए, जो खुद ब खुद हमारी गोदों में गिर रहे हैं। आज का वाक़या हो, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो। हम एक सिस्टमेटिकली, हमने जैसे अंसार साहब ने कहा, फिर इफ्तिखार साहब ने एक दूसरा उसका जाविया लिया कि हम जो है बेखुदी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की, सोशल सिस्टम की, पॉलिटिक्स की। और ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। ये वारदातें पाकिस्तान में हर दहाई में अब नए अंदाज में आती हैं और रिपीट होती रही है। कभी ये इसने बुनियादी तौर पे होता क्या, ये सारे टूल्स हैं जो मीडिया है, इसमें से जितनों की आपने निशानदेही की है, जितने दूसरे, हम सारे के सारे जो है किसी न किसी तरह हिज मास्टर्स वॉइस बनी हुई हैं। जो कुव्वतें हैं वो चाहती क्या है। ये जो आज का वाक़या है, जिसमें आपने भी एक सरसी जिक्र किया है और आगे भी तफसील से सारे दोस्त से बात करेंगे कि आज के वाक़ये ने किया किसने है। एक पार्टी है लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो कब वजूद में आई? कौन उसको वजूद में लाया? आया जो वजूद में लेके वो जिम्मेदारी लेंगे? हम नाम ही नहीं ले सकते। जब हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, एक ज़बानें गंग हो जाती हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये एमकेएम हमने बड़े करोफर से 90s में बनाई, 80s में बनाई थी। हमें सबक सीखना चाहिए कि आज उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। आज उसको पाकिस्तान की सारी मुखालिफ कुव्वतें, रॉ है, MI6 है, CI है, वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस जगह हम फंसे बैठे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब,
आज के वाक़े के बाद आप सुन लें, जिस जगह फंसे बैठे हैं, अमेरिका जो है इस वक्त आपकी ईंट से ईंट बजाएगा। अमेरिका वहां कुछ नहीं हासिल कर सका अफगानिस्तान में, वो एक चीज का इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान जिसके लिए आया है ये कब खाना जंगी का शिकार होता है, कब क्यास का शिकार होता है, कब अफरा तफरी का शिकार होता है। ये कौम जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम नून को आपस में टकराया गया है, ये लड़ाई छोटी सतह पर पहुंच गई है। मैं एक शादी में बैठा था, वहां पे लोग तू तकरार कर रहे थे, हाथापाई तक नौबत आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी कामयाबी हो गई है। ये कौम आपके सामने है। इस पाकिस्तान की मुझसे ज्यादा कुछ और लोगों को जरूरत है। चलो देखते हैं आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने कई टॉपिक डिस्कस करने हैं। आज के दिन में आपने देखा है कि एक पीपल्स पार्टी जिसका एक बड़ा नामी ग्रामी इतना बड़ा बंदा, उसको एक बहुत बड़ी कदर मंज़िल मिलने वाली थी, उनका अपना सेनेट चेयरमैन बनने वाला था, वो कहते हमने नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? ठीक, मैं सोचा ये अनहोनी हो रही है। जी जी बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान के जी नहीं सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको भी डिस्कस आज जरूर करेंगे कि जो आजाद ग्रुप किस तरीके से लोगों को कायल करने में कामयाब हुआ, पीपल्स पार्टी को भी और पीटीआई को भी, जो दावे करते थे शायद कि वो कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जायजा इसका भी लेंगे कि इंतहा पसंद सोसाइटी बनाने में हाथ किसका है। इस पर बात करते हैं आपके शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। अंसार अब्बासी साहब, जब हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं, माजी में हमेशा इंतहा पसंदी को जोड़ा गया मजहबी अनासर के साथ। ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि मजहबी अनासर जो है वो ज़्यादा इंतहा पसंद होते हैं। लेकिन आप मजबूरी तौर पर अगर सोसाइटी को देखें, एंकर्स को देखें, सियासतदानों को देखें, जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतहा पसंद तो फिर हर तरफ मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और फिर आपने चूँकि एंकर्स की बात की, आपने मजहबी इंतहा पसंदों की बात की, आप कभी जो लिबरल और सेकुलर इंतहा पसंद हैं और उनके जो जिस किस्म का वो बयानिया एक बिल्टअप करके, तो उस बयानिया के कंसिक्वेंस में जिस किस्म की तबाह व बर्बादियाँ होती हैं, वो ये तो कह देते हैं कि मजहबी इंतहा पसंद, जिनको भी बिल्कुल हमें कंडेम करना चाहिए कि जी वो टारगेट किलिंग करते हैं, मतलब कुछ लोगों को मारते हैं। लेकिन आप देखें कि लिबरल और सेकुलर जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनके बयानिए के कंसिक्वेंस में जिस किस्म का जुल्म, ये वॉर्स लड़ी जाती हैं, ये अमेरिका, आप देखें कि अमेरिका का जो बयानिया जिस तरह से बिल्टअप किया जाता है और जो जुल्म होता है, तो देखें मैं इसके ऊपर एक बात इस बहस में पड़े बगैर मैं ये समझता हूँ कि देखें हमें जिस चीज़ की बहुत अच्छा ज़रूरत है वो है बेसिकली बहसियत कौम, हमें तरबियत की ज़रूरत है। हम तरबियत से बहुत दूर हो चुके हैं। हम इखलाकी तौर के ऊपर हर लिहाज से हम में इतना बड़ा बिगाड़ आ चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने दीन इस्लाम के असूलों के ऊपर हमें तरबियत देनी चाहिए। इस पूरे माशरे के ऊपर हमारे लिए कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी, आपका जो रोल मॉडल का जो आप, यानी हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि हमें इख्तलाफ करें तो किस किस्म का इख्तलाफ करें, इवन मज़हब के मामलात के ऊपर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या ताल्लुक़, औरतों के साथ क्या ताल्लुक़। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस तरफ कोई जाने ही नहीं देता। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि रुकावटें और भी हैं, लेकिन आपको बताऊं कि सबसे बड़ी रुकावट जो मैंने देखी है सबसे बड़ी रुकावट ये मीडिया है। वो बात नहीं करने देता आपको। मजहब की बात करेंगे तो वो कहेगा कि एज इफ के पता नहीं क्या कुछ हो गया है। सो मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के जो, बिल्कुल देखें, आप मजहब को आउटसोर्स नहीं कर सकते। हमारी स्टेट का अलमिया ये है कि हम एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन हमारी स्टेट ने इस्लामी आइन होने के बावजूद, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी जिसके लिए, उस इस्लामी आइन के बावजूद हमने दीन को आउटसोर्स कर दिया और फिर हमने लोगों को मौका दे दिया कि जो जिस किस्म की, अब मुसलमानों की मस्जिद नहीं, मस्जिद होती है, बरेलवियों की है मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये देवबंदियों की है, ये अहले तशी की है। सो इस किस्म का, सो मैं ये कहूँगा कि देखें स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे बहैसियत अपनी जो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसमें सबसे अहम बात तरबियत की है कि इस माशरे की तरबियत करें ताकि हम इंसानों की तरह और अच्छे मुसलमानों की तरह ज़िंदा रहें। कम अज़ कम हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन, जो ताल्लुकात हैं, जो जिस किस्म के भी माशरती या इंडिविजुअल लेवल पे जो ताल्लुकात हैं,
ताकि हम किसी प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर चलें, वरना तो हम इतने बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं कि हम तो बिल्कुल हर चीज़ को तहस नहस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, रियासत की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, अभी भी कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं शायद हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे उनके जज्बात मजरू हो रहे हैं। किसी का जज्बात कैसे मजरू हो गया? ये इंतहा पसंदी का जो रवैया इंसान ने जो बातें की हैं वो जज्बात मजरू करने वाली हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमें अपनी तरबियत करनी होगी? क्या ये हकीकत नहीं है कि हम मुसलमान हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि हमने मरने के बाद कब्र में जाना है और जवाबदेही हमारी होनी है? क्या हमारा इस बात पर यकीन नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी नबी हैं? ठीक है। हमारा इस बात पे यकीन नहीं कि कुरान जो है हमारे लिए उतारा गया, हिदायत के लिए उतारा गया? ठीक है। तो किस चीज के लिए? क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद में बैठ के लोगों के मुंह पे जूते मारो? लिखा हुआ है कहीं पे? कोई ऐसा वाकया है उस सारी तारीख के अंदर? ये देखिए, जब हम इसको कंडेम करते हैं तो हम उस अमल को कंडेम कर रहे हैं। आपको इख्तिलाफ राय है, आप इख्तिलाफ राय का इजहार करें, ठीक है, और आपको इख्तिलाफ राय से कोई नहीं रोकता, लेकिन इख्तिलाफ राय कैसे किया जाए, उसका अंदाज क्या होगा? उसका अंदाज ये होगा कि आप ख्वाजा आसिफ के मुंह पे सही फेंक दें और नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मार दें। तो फिर ये जो बुजुर्ग बैठे हुए थे एक वहां पे आके, ये जो वो जिस किस्म का खिताब वो फरमा रहे थे, वो उसके बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है जो आपके को ये मैसेजेस कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं जो खुदा न खास्ता उनके असूलों के खिलाफ है? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये फसाद बढ़े। मैं पाकिस्तान के अंदर अनारकी नहीं चाहता, और ये अनारकी उनके भी लिए अच्छी नहीं है। ये अनारकी हम सबको ले बैठेगी। जब अनारकी आएगी तो फिर ये फैसला नहीं होगा कि देवबंदी कौन है, वाबी कौन है और नॉन वाबी कौन है, ये नहीं पूछेगा। जब दुश्मन हमला करता है हमारे साथ सब बात करें, हमने मजहब प्राइवेटाइज कर दिया। देखिए, रियासत का क्या काम नहीं था? रियासत का काम था अपने रियासत अगर करेगी, रियासत करेगी तो फिर आप शोर मचाएंगे। जब रियासत कहेगी खुतबा दो, फिर आप शोर मचाएंगे। रियासत कहेगी कि अजान का वक्त एक होगा, फिर आप कहेंगे मदाखलत फीस हो रही है। ये हम बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। ना हम उधर जिंदा रहने को तैयार है, ना हम इधर जिंदा रहने को तैयार है। हम तो आज बात कर रहे हैं कि जो ये रवैया है, ये रवैया खतरनाक है। ये सबके लिए नुकसानदेह है। ये उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह जिन्होंने जूता मरवाया है, वो ये उन लोगों के नुकसान जिन पे जूता लगा है। उनको भी तो सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है। मतलब मियां नवाज शरीफ लाहौर में जिस जगह खड़े थे, जामिया नईमिया के साथ उनका बड़ी गहरी वाबस्तगी है, उस खानदान के साथ उनके बड़े ताल्लुक हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं है, इससे खराबी बढ़ेगी। अगर ये जलसों में चली गई, एक आदमी दूसरे आदमी के जलसे में चला गया, हंगामा हो गया, लोग मरेंगे, फिर कौन आएगा? हु विल टेक ओवर? फिर आप कहेंगे कि जमहूरियत खत्म हो गई, फिर आप कहेंगे इज़हार राय पर पाबंदी लग गई। और ये बात ठीक है इंसार की, एग्री विद इंसार कि हम जो लोग टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह जाने हम किस दुनिया में रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती हम किस दुनिया में रहते हैं। साहब, मेरी सुई जाके वहां अटक जाती है। देखें, जब आप कहते हैं, आपका लीडर कहता है कि घर से निकलो, लाठियां लेके निकलो और फलां शख्स के ऊपर हमला कर दो, गलत है। ये इंस्टिगेशन है। टू इंसाइट समवन फॉर दिस थिंग इज नॉट गुड। इट इज नॉट अलाउड इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ डज नॉट परमिट दिस थिंग। असल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक नई सोच जन्म ले रही है। वो ये है कि क्या इस मुल्क को जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें मुल्क को डेमोक्रेसी चाहिए नहीं चाहिए। मेरी सोच पहले दिन से यह है कि जो भी फैसला आवाम का हो, हमें वो तस्लीम करना है। और देखो क्या अजीब बात है, जिन जमातों ने इस्लाम की सबसे ज्यादा खिदमत की अपने तौर पे, वो उसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है। इलेक्शन अब हुए हैं लाहौर में, जमात इस्लामी को उस जगह पे वोट नहीं मिले, तो क्या मैं ये समझूं कि हम लोग गैर मुस्लिम हो गए हैं? नहीं। क्या मैं ये समझूं कि जमात इस्लामी की जो सोच, फिक्र और जो उनका फलसफा था वो खत्म हो गया? नहीं। असल में कुछ नए हकाइक जन्म ले, नए हकाइक इस शक्ल में नहीं आए जिस शक्ल में मैं देख रहा हूँ, जूते की शक्ल में मत आए। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। ठीक है हफीजुल्लाह नईरी साहब, अगर हम आज मजम्मत करते हैं, बड़ी यानी अफसोसनाक वाक़यात तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम माजी में चले जाएँ तो यही लीडर्स जो आज मजम्मत कर रहे हैं, इनके बयानात भी इसी किस्म के बयानात थे कि इतना ही एग्रेशन। और अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैंने अभी अपने आगाज़ में वो आपको सुनवाया भी था, उनके अल्फाज भी कि ज़रदारी साहब को सड़कों पर घसीटूंगा, तो क्या कारकुनों को फिर यही ट्रेनिंग नहीं मिलती कि जब उनको मौका मिलेगा इसी किस्म के रद्द अमल का इजहार करेंगे? मलिक साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें जो है एक 3, 4, 5 साल से जो है किसी न किसी तरीके से इस शेप में आ चुकी थी। बल्कि 5, 7, 8 साल से सोशल मीडिया आया। इमरान साहब पर 3, 4 दिन पहले फरमा रहे थे ये हमारी जात थी।
ये हमने इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। नून हमारे से, मुस्लिम नून हमारे से आगे निकल गई है या वो भी आ गई है, यानी कि इसमें इतराने वाली बात कौन सी थी? जितना गंद इस सोशल मीडिया ने, जैसे इंसार साहब ने फरमाया कि इस सोशल मीडिया ने छुपाया, जितनी गलीज जुबान इस्तेमाल हुई है फैमिलीज की, खुदा गवाह कि मैं देखता नहीं हूं, मैं यकीन डिलीट करके थक गया हूं। ये सिर्फ हर एक के खिलाफ, उसका खानदान, उसकी माँ, उसकी बहन, सारी तितर बितर हो चुके। देखें, हमारा मसला इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। पिछले हफ्ते आपने ख्वातीन का आलमी दिन मनाया, ठीक है, हमारे वजीर आजम साहब ने भी बड़ी तमतराक से बड़ा बयान दे दिया, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बयान दे दिया। क्यों बयान दिए? वो कनेक्ट है वेस्ट के साथ, वरना आफिया वहां पे मौजूद है। हमारे आर्मी चीफ को या वजीर आजम को नहीं पता कि आफिया वहां मौजूद है? अगर वो मुलजिम है, मुजरिम है, तो कौम को क्यों नहीं बताते ये लोग? हमें तो खुदा को कि शर्म आनी चाहिए कि जिस हाल में ये कौम जिंदा है, ना को हमारे अंदर गैरत है, ना अहमियत है, ना कोई बात है, सीने चौड़े करके हम फिर रहे हैं ऐसे, अपने ऊपर एक दूसरे को पिल पड़ते हैं। मतलब आफिया सिद्दीकी जिस तरह जो जुल्म इस मुल्क पे दुनिया पे हुए, ढाया गया है, इस पे क्यों नहीं बयान हुआ? एक हफ्ता पूरा खवातीन का मनाया गया है, गांव तक आपका मीडिया चला गया है, वहां तलाश करके ये खातून ये रेडी से चला रही है, बड़ी अच्छी बात है, ये खातून जो है फलां कर रही है, फैशन डिजाइन है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई आफिया सिद्दीकी ये खातून है, और उसके ऊपर एक दुनिया में की तारीख में इससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। हम देखें, जिस मुल्क के पास ना नजरिया हो, ना जुबान हो, ये गुंगी कौम है। इस मुल्क को जब जो बानियाने पाकिस्तान, तो उन्होंने नजरिया दिया था, उन्होंने उर्दू जुबान दी थी, हमने उठा के उर्दू जुबान को खत्म कर दिया। तितर बितर है इस वक्त, नफ्सा नफ्सी का आलम है। ठीक है, जो पावर की जो लस्ट है ना, 1991 से शुरू हुई, लियाकत अली खान को से लेके आज तक वो लस्ट नहीं पूरी हो रही, उसके ऊपर हम हर बेईमाना इल्जाम लगा जाते हैं। एक मैं छोटी बात करूंगा, लियाकत अली खान जो पिंडी से रावलपिंडी साजिश केस है, जब जर्नैलों को पकड़ा गया और उस केस में, तो उनका जो बयान है गूगल करें, और जन अकबर वगैरह का बयान जो है आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि आपने क्यों ये साजिश की? उन्होंने कहा जी कि लियाकत अली खान, इनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि वो इनकम्पिटेंट थे, वो करप्ट थे, सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया थे। यार मुझे बताएं कि ये हम पाकिस्तान के अंदर ये फैसला कौन करेगा? अब हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बड़ी अच्छी बात है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं देते। मुझे एक बात सुन लें, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमारे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं हमारे पे कोई दबाव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ जस्टिस को कोई ऐसी वजाहत देने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की जरूरत नहीं है। हमारे आर्मी चीफ साहब कई दफा कह चुके हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी लोग हैं, उनको बताएं, वो ना सोचें वो क्या बने, क्या कोई ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री बन गई पुराने जमाने की? न्यायी साहब मुझे लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक से न्यायी साहब एक ब्रेक, अब अंजाम पे पहुंच रहे हैं। न्यायी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ा शॉर्ट सा कमेंट आपसे चाहूंगा मैं। ये जो सेनेट के इलेक्शन में इत्तेहाद सामने आ गया पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, गैर फित्री है, गैर मुतवक्को है? देखिए, ये एक और जुल्म हुआ है। एक पार्टी जिसका एक बंदा रजा रबानी, जिसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा नाम पैदा किया कि पीपल्स पार्टी के इज्जत और एहतराम में कंट्रीब्यूट करके किया, ठीक है, उसको उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस हो गया कि मुस्लिम लीग जो नून है वो बड़ी पार्टी है, उन्होंने रजा रबानी के ऊपर कॉन्सेंसस किया। चलो ना भी हो, एक पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं बनाती, वो बन रहा है। यही चीज तो समझ नहीं आती कौम को कि किसने, इमरान खान जो कल को कह रहे थे, 24 घंटे नहीं हुए जो फरमा रहे थे कि मैंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना। अच्छा, मैं इधर से कान नहीं पकड़ूंगा, मैं इधर से कान पकड़ूंगा। ये वो कौन सी कुव्वतें हैं जो उनको ला रही हैं? वो कौन सी कुव्वतें जिसे बलूचिस्तान की हुकूमत डिसमेंटल की है? ठीक हो गया यार, ये बताया जाए कि अगर पाकिस्तान के दुश्मन हमारे ऊपर काबू कर चुके हैं तो हमें साथ लें, हम इस जिहाद में शरीक होना चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ जिनकी बेखूनी कर रहे हैं, जिनको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं उसका। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो वाकई इस पे भी सवालात उठाते हैं कि आखिर ये सियासी इत्तेहाद बना कैसे, इसके पीछे क्या सियासी मुहरकात हैं या कोई पसे पर्दा कुफ्तें भी हो सकती हैं, इस पर बात करते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अंसार अब्बासी साहब, ये जरदारी साहब को और इमरान खान साहब को एक पेज पर लाने का क्रेडिट किसे जाता है, सियासी जरूरत को या पसे पर्दा कुफ्तों को?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो 6 सेनेटर्स बलूचिस्तान में इलेक्ट हुए हैं, उनकी और बलूचिस्तान की जिन्होंने अभी गवर्नमेंट बनाई है, बेसिकली मेरा ख्याल है क्रेडिट उनको जाता है। और फिर उनके पीछे कौन हो सकता है, मेरा ख्याल है जनरली यही समझा जाता है कि जिस तरह हमेशा पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, तो ये भी जो हालात पैदा हुए हैं और जो कंसिक्वेंस आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, वो उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कंसिक्वेंस है। तो और अदरवाइज़ अगर आप जमहूरियत के लिहाज से देखें या अदरवाइज़, तो अभी डिस्कशन हो रही थी पहले, मेरा ख्याल न्याजी साहब कह रहे थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि रज़ा रब्बानी साहब बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट थे, बिकॉज़ एक तो उनकी चलें अपने क्रेडेंशियल्स भी हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो उन्होंने एक एफ़र्ट की कि किस तरीके से हमारे जो इस मुल्क का अलमिया रहा है कि जी हर इदारा चाहता है कि मैं दूसरे का काम करूं, और फिर ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की जो एक ख्वाब है, उसके लिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा मैकेनिज़्म है और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात है, तो उसके लिहाज से ताकि हर इदारे को अपने अपना किरदार वाली बात है, तो उसके लिए जो रोल था उसके ऊपर जितना भी उनका रोल था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आइंदा 3 साल उनको और दिए जाते और उसके लिए एक एफर्ट गवर्नमेंट की भी उतनी सिंसियर एफर्ट होती, और पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ख़ास तौर, तो अगर ये सब होते तो मेरा ख्याल है कि मुल्क को फ़ायदा होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के कैंडिडेट के पीछे वो चले गए, अच्छे होंगे लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स इस किस्म के नहीं हैं। और फिर मैं जिस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उनका सामने आना भी जनरली यही माना जाता है और कहा जाता है कि वो तो उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के कंसिक्वेंस में आए हैं, तो उन्होंने क्या देना है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा PMLN को सोच के, तो मेरी ज़ाती राय में हासिल बजिंजो साहब को मेरा ख्याल है चेयरमैन बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि पीपल्स पार्टी आसानी से रज़ा रब्बानी साहब को मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर चेयरमैन बना सकती थी। एक आसानी से जीती हुई चेयरमैनशिप की नशिस्त पीपल्स पार्टी ने क्यों कुर्बान कर? अच्छा, मैं बड़े मजे की एक बात, जो मेरा फलसफा है कुछ और है। ये है ना कि ये नाम नहीं ले रहे फौज का, और वो डर रहे हैं सारे कि भी फौज का नाम लो। देखो हुआ ये, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सबने बात की, साफ कहना है कि फौज ने करवाया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? बात ये है मेरे दोस्त के, हुआ ये कि इसके पीछे खौफ है। खौफ ये है कि आइंदा इंतखाबात में कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2/3 मेजॉरिटी ना ले जाए। ठीक, ये खौफ कार फरमा है इस सारी जोड़ तोड़ में कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो नेशनल असेंबली में आ जाते हैं और सेनेट का चेयरमैन भी उनका होता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को इस आइन में से हर वो चीज़ निकाल कर बाहर फेंकने से नहीं रोक सकती जिसका इजहार वो इस अपने मौजूदा बयानी में कर रहे हैं। ये है वजह, और कोई वजह नहीं, क्योंकि उस पर उनका इतना काबू नहीं है। ठीक, इस पर इतना काबू था कि भाई चलो 54 लोगों का एक खेल है, इसमें कुछ काबू डाल लो। 272 कौमी असेंबली की नशिस्तों पे काबू करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहली वजह तो मुझे ये समझ आती है। और दूसरी वजह जो और एक बयानी आ रहा है कि जी वो छोटे सूबे को एहसास मरूमी ख़त्म हो जाएगा, तो छोटे सूबे का एहसास मरूमी चेयरमैन सेनेट से ख़त्म नहीं होता, वो उनके हकूक़ से होता है। वो जो लूट मार कर रहे हैं ना सारे मुल्क में सरमायादार, खा वो पंजाब में लूट मार हो, खा वो PK में हो, खा सिंध में हो, खा बलूचिस्तान में, उन लुटेरों से जब जान छुटेगी ना, तो फिर हर सूबे के गरीब आदमी को एहसास मरूमी उसका ख़त्म हो जाएगा। ये एहसास मरूमी सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, ये एहसास मरूमी पंजाब में भी है, ये एहसास मरूमी पंजाब के सराइकी बेल्ट में भी है, कोठारी बेल्ट में भी है, एक KPK की मानसरे वाली बेल्ट में भी है, ये खुद बलूचिस्तान के अंदर 2 जगह है, पख्तून वर्सेस बलोची भी है। तो ये खेल छोड़ दो, मान जाओ कि खौफ था और एक खौफ है कि कहीं ये ना हो कि वो बयानियाँ बिक जाए और उस बयानी पे लोग आ जाएं और पोलिंग स्टेशनों पर लाइनें लग जाएं, और जब वोट काउंट किए जाए पता लगे वो तो 2/3 ले गया। तो उसका वो रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ कोशिश की जा रही है। ये इतनी बात है, और सब कुछ खुद कर रहे हैं सियासतदान। ये फौज को तो ऐसे कि फौज की इंजीनियरिंग कर रही, भाई फौज ने इनको MP बनवाया था, ये फौज इनको पार्लियामेंट में लेके आई थी, फौज ने पार्टी तोड़ दी। तो फिर ऐसी कमजोर पार्टियां करनी क्या है जो एक फौज के कहने पे टूट जाएं? फिर इनको भी सोचना चाहिए, पार्टी वालों को भी। और आज ये भी अफसोसनाक बात है कि ये 500 वोटों का ताना देने वाले लोगों को नहीं, पूरी बात सुन लो ना। ये 500 वोटों का ताना देने वाले को समझना चाहिए ना। जब उनके साथ थे तो ये 500 वोटों वाला अच्छा था,
और जब उनके साथ नहीं रहा तो ये 500 वोट वाला बुरा हो गया। हमें भी अपने रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए खास तौर पे। बिल्कुल ठीक है। न्यायी साहब, आपको क्या लगता है जो इमरान खान साहब के अगर हम बयानिए के उस पर बात करें, खान साहब तो अक्सर कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत कोई इत्तेहाद नहीं होगा, ना उनके सेनेटर्स उनको वोट देंगे, लेकिन अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सलीम मांडवीवाला पीपल्स पार्टी से होंगे। वो कह गए आज हो गया फैसला। देखिए जी, अब पहले तो कुछ होता था, झूठ बोलते हुए कुछ झिझक होती थी, कुछ शर्म होती थी, कुछ हया होता था। अब वो चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी पसे पुश डाल दी गई हैं। अब ये शुरा ही नहीं है इस बात पे, ना तो अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, ना हमारे जो लीडर्स के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं सियासतदानों के, वो उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी को आज देख लें, वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं उस मीटिंग में, कायरा साहब बैठे हैं उसमें, मेरा ख्याल कौन कौन बंदा नहीं बैठा, और वहाँ कंसेंसस है, खुशी शाह साहब बैठे, कल कह चुके हैं कि रज़ा रब्बानी हमारा कैंडिडेट है। पूरी पार्टी रज़ा रब्बानी के ऊपर है, उन्होंने फैसला दूसरा किया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने फैसला किया है उनकी डोरें, इमरान साहब की डोरें भी उनके हाथ में है और जरदारी साहब की डोर भी उनके हाथ में है। वो दोनों के बारे में, वो होते हैं सर्कस में रिंग मास्टर आता है तो वो अनवार इकसाम के जानवर फिरे होते हैं, वो एक स्टिक लगता है तो शेर एक स्टूल पे बैठ जाता है, हाथी जो है किसी छोटी सी मेज के ऊपर चार टांगे पे बैठ जाता है। ये सारे जो है ना, ये उसकी रिंग मास्टर की स्टिक के जो है के इशारे में नाच रहे हैं। लेकिन चलो, मैं तो इंतजार कर रहा हूं जी कि जब ये तमाशा मुकम्मल हो जाएगा, खात्मा बिल खैर हो जाएगा, नून लीग से छुटकारा मिल जाएगा, नवाज शरीफ वगैरह सारे खानदान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जितने अनवार साहब हैं, सारे जो है उनको खुडे लाइन लगा दिया जाएगा और मक्कू ठप दिया जाएगा। जो वो कल आएगा मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, वो दूर नहीं है, 4 महीने बाद है। एक से बात है कि या अब आपको सिस्टम को समेटना पड़ेगा, अगर सिस्टम समेटे बगैर आएंगे तो जो ब्लड शेड या जो अफरा तफरी या जो खान जंगी आ रही है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं तो हमेशा कहता हूं इस मुल्क की मुझसे ज्यादा जरूरत इदारों को है, क्योंकि ये मुल्क ना रहा तो इदारों का वजूद जो है वो मुतजलजल हो जाएगा। लेकिन वो ये समझते हैं कि सबको कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिका को अफगानिस्तान में भी हैंडल कर लेंगे, वो चीन और अमेरिका का जो टक्कर आया हुआ है उसके अंदर भी को रोल अदा कर लेंगे, वो सारी चीज को समझ रहे हैं और मुझे पता है उनको समझ है सबको। और इसके बावजूद अगर सब काम कर रहे हैं और खुश दिली से कर रहे हैं, और नवाज शरीफ के आने से अगर नवाज शरीफ के अंदर कोई ऐसी बात है जिससे पाकिस्तान की सालमी को खतरा है तो खुदा के पास हमारे साथ भी शेयर करें, हम तो दिल जमई से उनके साथ देने पर तैयार है। अगर वो पता चले को पाकिस्तान दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के लिए हमारे खिलाफ यहाँ पे जो मुनज़्ज़म हो चुका है, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मैं बहुत खतरनाक दिख रहा हूँ। न्याय साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। अंसार अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन